अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सभी का वेलकम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज़ में। इस वीडियो में हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल टाइट्रेशंस में हम इंडिकेटर्स के ऊपर रिलाई करते हैं जो कि एंड पॉइंट का सिग्नल देते हैं, बट बाज़-औक़ात अगर सोल्यूशन कलर्ड हो तो हमें ट्रेडिशनल टाइट्रेशन को निगलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस काम आती हैं। ये मेथड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कंडक्टिविटी का यूज़ करता है और वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस के एंड पॉइंट को डिटरमिन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती क्या है। जैसा कि हमने बेसिकली देखा कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, इसमें हम इंडिकेटर्स को यूज़ नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को यूज़ करते हुए हम एंड पॉइंट को मेजर करते हैं। सो द टाइट्रेशंस इन विच कंडक्टेंस मेजरमेंट्स आर made use of in determining the end point of acid alkali reactions, some displacement reactions or precipitation reactions are called conductometric titrations. सो बेसिकली इन टाइट्रेशन में हम एंड पॉइंट को मेजर करते हैं डिफरेंट टाइप के रिएक्शन में। ये रिएक्शंस एसिड और अल्कली के रिएक्शंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एसिड और बेस के रिएक्शंस। ये कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो सकते हैं और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हो सकते हैं। हम इन सभी के एग्जांपल्स को आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। इस मेथड्स के ज़रिए हम एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं कि किसी रिएक्शन का एंड पॉइंट क्या है। फॉर एग्जांपल कि एक रिएक्शन के रिएक्टेंट्स में जो एक टाइप के आइंस हैं वो कब ख़त्म हो रहे हैं। कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन। अब किसी सोल्यूशन की कंडक्टेंस कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर दो मेन फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ दैट द नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। जितने ज़्यादा आइंस होंगे सोल्यूशन की कैपेसिटी या एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। तो दोनों के डायरेक्ट रिलेशन है। सेकंड वन इज़ द मोबिलिटी ऑफ द आइंस। ये रेफर करता है कि कितनी तेज़ी के साथ आइंस एक सॉल्यूशन के अंदर मूव कर सकते हैं किसी एक ख़ास पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। जितनी तेज़ी के साथ आइंस मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा वो कंडक्टेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ही टाइट्रेशन प्रोग्रेस होती है और आयनिक कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन चेंज होती है, कंडक्टेंस भी चेंज होगी। हम इसी ट्रेंड को यूज़ करते हुए एंड पॉइंट को बगैर किसी कलर चेंज इंडिकेटर्स के स्टडी कर सकते हैं। अब हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के प्रिंसिपल और इसकी थ्योरी को स्टडी करेंगे। हम देखते हैं कि किसी टाइट्रेशन में एक्चुअली हो क्या रहा होता है। वो ये चीज़ है कि एक टाइप के आयन सॉल्यूशन में किसी दूसरे टाइप के आयन्स के साथ रिप्लेस हो रहे होते हैं। तो वन आयन इज़ बेसिकली रिप्लेस्ड बाय अनदर आयन्स। अब चूंकि डिफरेंट आयन्स की डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं करंट को कैरी करने की, तो ये रिप्लेसमेंट ओवरऑल कंडक्टिविटी में भी चेंज लेकर आती है। मिसाल के तौर पर अगर एक तेज़ मूव करने वाला आयन वो रिप्लेस होता है एक स्लो मूव करने वाले आयन के साथ, तो ओवरऑल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि अब पूरे सॉल्यूशन में जो स्लो मूविंग आयन्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो रही है। तो स्लो मूविंग आयन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। तो ये डिफरेंस जो है वो आयनिक कंडक्टिविटीज़ में ये एक की रोल प्ले करता है सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को स्टडी करने में, जो कि टाइम के साथ चेंज होती हैं। यहाँ पर यह बात भी ऑब्जर्व करना और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में कैटाइंस और एनाइंस की डिफरेंट कंडक्टेंस वैरीज होती हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कंडक्टेंस में कैटाइंस ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं या एनाइन ज़्यादा कंडक्टेंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और हम उसी के हिसाब से टाइट्रेशन को स्टडी करते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में केमिकल रिएक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में रिएक्शन नहीं होगा तो कंडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, और अगर कंडक्टिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा तो हम बेसिकली एंड पॉइंट को मेजर ही नहीं कर सकते। तो एंड पॉइंट को मेजर करने के लिए या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस को के साथ काम करने के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई रिएक्शन वहाँ पे हो रहा हो, जो कि बेसिकली
वन टाइप ऑफ आयन की रिप्लेसमेंट है किसी दूसरे टाइप ऑफ आयन के साथ। नाउ मूविंग टुवर्ड द थ्योरी, ये हमें बताता है कि हम एंड पॉइंट को किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। द थ्योरी बिहाइंड दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन स्टेट्स दैट द एंड पॉइंट कोरिस्पोंडिंग टू द टाइट्रेशन प्रोसेस कैन बी डिटर्मिन्ड बाय मीन्स ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट। सो थ्योरी को हम पहले ही स्टडी कर सकते हैं, कर चुके हैं कि कंडक्टिविटी मेजरमेंट के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए और इसके मॉनिटर करके कंडक्टिविटी में चेंजेस को हम सॉल्यूशंस के एंड पॉइंट को मेजर कर सकते हैं, जो कि सिंपली हमें ये बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। पहले एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के एग्जांपल है, स्पेसिफिकली एक एसिड और बेस के साथ रिएक्शन की। स्टार्ट में जब हम सॉल्यूशंस को डालते हैं तो वहाँ पर H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वो रिप्लेस होते हैं कैटायनिक पार्ट ऑफ बेस के साथ। जब वो बेस के साथ रिप्लेस होते हैं तो हम कहते हैं कि H+ आयंस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। अब आमतौर पर देखा जाता है कि H+ आयंस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके सॉल्यूशन में ट्रैवल करने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है और ये रिप्लेस होते हैं कैटायनिक पार्ट ऑफ द बेस के साथ जिनकी स्पीड कम होती है। अब चूंकि कैटायनिक पार्ट की स्पीड कम होती है तो ओवरऑल कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। इक्विवेलेंस पॉइंट के रीच होने के बाद द कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक एंटिटीज इंक्रीजेज। जब हम फर्दर इंक्रीज करते हैं किसी बेस की तादाद को तो वहाँ पर आयंस की तादाद इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ऑल्दो H+ के आयंस वहाँ पे कम होना शुरू होते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन दूसरे टाइप के आयन इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद कंडक्टिविटी दोबारा से राइज होती है। लिहाजा यहाँ पर दो ट्रेंड्स की वजह से कि जहाँ पर पहले कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है और इसके बाद कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस विद अपोजिट स्लोप मिलेंगी हमें, और जहाँ पर वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो बेसिकली हमारा एंड पॉइंट होता है। तो किसी एंड पॉइंट को डिटरमिन करने के लिए हम देखते हैं कि द इक्विवेलेंस पॉइंट इफ डिटरमिन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस ऑन द कंडक्टेंस ग्राफ। हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे और वहाँ पर कंडक्टेंस ग्राफ के ज़रिए हम एंड पॉइंट को डिटेक्ट भी करेंगे और इसको डिटेल में समझने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को हम अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। पहली एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस दी स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वर्सेस दी NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर हम HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है हम इसको कंडक्टिविटी वेसल के अंदर लेते हैं और NaOH को ब्यूरेट के अंदर लेते हैं ताकि हम इसके कुछ ड्रॉप्स को या बहुत ही कम अमाउंट को हम HCl के अंदर डालें और हम टाइट्रेशन के प्रोसेस को स्टडी करें। इस सॉल्यूशन में जब सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो वहाँ पर कंडक्टेंस इज ड्यू टू H+ एंड Cl- आइंस, क्योंकि वहाँ पर इसके ज़्यादा और आइंस नहीं होते। H+ जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में H+ के आइंस को देता है। H+ आइंस की मोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को। तो इसी वजह से हमारा मेन फोकस H+ आइंस के ऊपर होगा कि इसकी कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है और इसकी कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ ये किस तरह से ओवरऑल कंडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करती है। अब हम टाइट्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम NaOH को ऐड करना शुरू करते हैं तो H+ आयंस रिप्लेस होना शुरू होते हैं सोडियम के आयंस के साथ। अब जैसा कि सोडियम के आयंस का साइज़ H+ के आयंस के साइज़ से बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से सोडियम आयंस के ट्रैवल करने की स्पीड भी हाइड्रोजन आयन से कम होती है। तो दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी ही स्पीड उसकी कम होगी। अब इन स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन आयंस की वजह से ओवरऑल कंडक्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इनिशियली द कंडक्टेंस डिक्रीजेज एज H+ आयन इज रिप्लेस्ड बाय द स्लोअर मूविंग Na+ आयंस। ओके, जो रिएक्शन है हो रहा है उसको हमने यहाँ पे स्टडी कर लेना है। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रिएक्टेंट्स में कुछ आयंस हमारे पास मौजूद हैं, H+ आयन, क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्सल आयंस। इन रिएक्टेंट्स में से H+ आयन कंबाइन होते हैं
OH माइनस आइंस के साथ, और ये बनाते हैं वाटर। हम देखते हैं कि अभी प्रोडक्ट्स वाली साइड में हमारे पास सिर्फ दो आइंस हैं जो कि Na+ और क्लोराइड आइंस हैं। तो अगर हम कंपेयर करें H+ आयन को और सोडियम आइंस को, तो सोडियम आयन की स्पीड कम होती है और सिर्फ ये आइंस मौजूद होने की वजह से ओवरऑल कंडक्टेंस डिक्रीज हुआ करेगी। इस सारी डिस्कशन को हमने ग्राफ के ऊपर शो किया हुआ है। हम देखते हैं कि पॉइंट ए से कंडक्टेंस टाइट्रेशन स्टार्ट हुई। जैसे ही हमने NaOH को ऐड करना शुरू किया, या हम देखते हैं कि एक्स के ऊपर वॉल्यूम ऑफ अल्कली एडेड है, तो जितना अल्कली का वॉल्यूम या बेस का वॉल्यूम हम ऐड कर रहे हैं, तो ओवरऑल कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है अप टू पॉइंट बी, जो कि हमारा कंडक्टेंस का पॉइंट है, एंड पॉइंट हमारा। और उसके बाद जब सारे हाइड्रोजन आइंस ख़त्म हो जाएंगे तो वो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा। और उसके बाद जब फर्दर एडिशन के साथ Na+ आइंस की अमाउंट भी इंक्रीज़ होना शुरू होती है, तो उसके बाद कंडक्टिविटी दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद एक्चुअली होता क्या है टाइट्रेशन में। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड की जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं HCl और NaOH की, उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर NaOH के हर ड्रॉप के साथ H+ आइंस की जो H+ आइंस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, जो कि पानी को बना रहे हैं, और वहाँ पर H+ आइंस की अमाउंट को कम हो रही हैं, तो इस वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन जब हम इनफ अमाउंट ऑफ NaOH को ऐड कर देते हैं कि जब सारे H+ आइंस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो फर्दर एडिशन ऑफ NaOH मीन्स के वी आर नाउ सिंपली एडिंग OH माइनस आइंस। तो OH माइनस आइंस की अमाउंट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है सॉल्यूशंस के अंदर। अब यहाँ पर OH माइनस आइंस को भी हम देखते हैं अपार्ट फ्राम Na+ आइंस, कि इनकी जो स्पीड है, या ये जो आइंस है, ये दोनों भी फास्ट मूविंग आइंस होते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन में एक तो सोडियम के आइंस भी ज़्यादा हो रहे हैं, और सेकेंडली OH माइनस के आइंस भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें कि एक्चुअली इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद होता क्या है, तो Na+ और OH माइनस आइंस का अगर हम कंपेयर करें, तो OH माइनस आइंस की स्पीड ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने पहले देखा कि H+ आइंस की स्पीड क्लोराइड आयन के मुकाबले में ज़्यादा होती है, तो हमने सिर्फ H+ आइंस को स्टडी किया। अब यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद हाइड्रोक्सल आइंस की स्पीड मूव करने की स्पीड Na+ आइंस के मूव करने की स्पीड से ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम इसको देखेंगे। तो NaOH को ऐड करने के बाद OH माइनस आइंस की अमाउंट ज़्यादा होगी, और इसी की वजह से विद एवरी ड्रॉप आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन विल आल्सो बी इंक्रीज। तो एक्चुअली एंड पॉइंट के बाद ये हमारा एक टर्निंग पॉइंट होता है कि जहाँ पे एक डिक्रीजिंग ट्रेंड ख़त्म होता है, जैसा कि हमने लास्ट ग्राफ में देखा, और इंक्रीजिंग ट्रेंड स्टार्ट होगा। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर देखते हैं। ये सिंपल हमने ग्राफ जो हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर देखा कि A और B तक हमारे पास डिक्रीजिंग ट्रेंड है, और B से C तक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। यहाँ पर मेन वजह इंक्रीजिंग ट्रेंड होने की अपार्ट फ्राम Na+ आइंस इज़ दी OH माइनस आइंस, क्योंकि OH माइनस आइंस तेज़ी के साथ मूव करते हैं सोडियम आइंस की निस्बत के। तो जहाँ पर दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं, वो बेसिकली हमारा एंड पॉइंट होता है। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में हम ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं कि पहले कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है, तो जिस पॉइंट के ऊपर वो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होना शुरू हो, तो वही पॉइंट हमारा एंड पॉइंट होता है। तो बेसिकली कंडक्टिविटी को स्टडी करते हुए हम एंड पॉइंट को स्टडी भी कर सकते हैं। और ये ग्राफिकल मेथड बहुत ही आसान मेथड है कि हम सिंपली दोनों की कंडक्टिविटी का एक ग्राफ बनाते हैं, और कंडक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हुए जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें, वही हमारा बेसिकली एंड पॉइंट है, और वहाँ से हम अल्कली जितनी हमने ऐड की है उसकी अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हम स्टडी करेंगे वो एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल है। वीक एसिड फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, और वीक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एग्जांपल NaOH। इस एसिड में एसिड एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इट मीन्स कि ये बहुत ही कम तादाद में H+ आइंस को या अपने आइंस में कन्वर्ट होगा। अगर इसकी आयनाइजेशन कैपेसिटी बहुत कम है, तो एक सोल्यूशन में इसके आयंस की तादाद भी बहुत कम होगी। और जैसा कि हमने पहले देखा कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयंस की तादाद के। तो
H प्लस आयंस की तादाद कम होने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी भी लो होगी। जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग बेस्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना शुरू करते हैं तो एसिड न्यूट्रलाइज होना शुरू होता है और ये हाईली आयोनाइज्ड साल्ट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। फॉर एग्जांपल वो जो साल्ट है वो सोडियम एसीटेट होगा। ये रिएक्शन जैसे ही प्रोसीड होता है तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होना शुरू होते हैं बजाय इसके कि वो डिक्रीज हो, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग बेस को उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। हमारे पास जो एसिड था वो तो पहले ही वीक एसिड था और इसके आयंस की तादाद बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन विद द एडिशन ऑफ NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पर हमारे सोल्यूशन में आयंस की तादाद इंक्रीज हो रही है और आयंस की तादाद इंक्रीज होने की वजह से हमारी कंडक्टिविटी भी ओवरऑल इंक्रीज होगी। तो हम देखते हैं कि ग्रेजुअल इंक्रीज होता है इक्विवेलेंस पॉइंट तक हमारी कंडक्टिविटी के ऊपर। इसकी स्टीप बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंक्रीज होता रहता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपोजिट है जो हमने लास्ट एग्जांपल पढ़ी कि जहाँ पर बेस को ऐड करने के बाद कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। वहाँ पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था तो वो ट्रेंड और था, यहाँ पर वीक एसिड होने की वजह से कंडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज होगी। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद एडिशन ऑफ अल्कली causes शार्प इंक्रीज द कंडक्टेंस ड्यू टू एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। अब दोबारा से अगर हम रिएक्शन को देखें तो हम देखते हैं कि एसिड के दो आयंस CH3COO- और H प्लस आयंस और बेस के दो आयंस सोल्यूशन में मौजूद होते हैं। यहाँ पर H प्लस आयन OH माइनस आयंस के साथ कंबाइन होते हैं बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट और ये H2 आयंस को बनाते हैं, वाटर को बनाएंगे और हमारे पास सोल्यूशन में सिर्फ ये दो आयंस बाकी बढ़ते हैं जिनकी वजह से कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये स्लो मूविंग आयंस हैं। विद द फर्दर एडिशन ऑफ NaOH तो ओवरऑल सोल्यूशन में OH माइनस आयंस की तादाद ज़्यादा होती है। तो OH माइनस आयंस की तादाद ज़्यादा होने की वजह से हमारी कंडक्टिविटी आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट इंक्रीज होना शुरू होती है। तो दोबारा से हमारे पास दो ग्राफ हैं। वॉल्यूम ऑफ अल्कली ऐड करने के बाद बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट वी हैव ए ग्रेजुअल इंक्रीज, जिसमें हम देखते हैं कि स्लोप बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी मेन वजह एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जब सारे H प्लस आयंस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो फर्दर एडिशन ऑफ NaOH विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस। तो OH माइनस आयंस की अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से हमें एक शार्प इंक्रीज देखने को मिलता है आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो सिंपल हम दो लाइंस के इंटरसेक्शन से हम एंड पॉइंट को मेजर कर सकते हैं जो कि पॉइंट B है। नेक्स्ट हम एक और केस को स्टडी करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का केस है। स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम स्टार्ट में देखते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से वो सोल्यूशन के अंदर फुली आयोनाइज होता है और प्रोवाइड करेगा दो स्ट्रॉन्ग आयंस जो कि H प्लस आयन और क्लोराइड आयन है। हमने देखा कि H प्लस आयंस बहुत ही फास्ट मूविंग आयंस होते हैं और ये सोल्यूशन के ओवरऑल कंडक्टेंस में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ही हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना शुरू करते हैं तो H प्लस आयन न्यूट्रलाइज होते हैं OH माइनस आयंस की वजह से, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल कंडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू होती है। तो ओवरऑल कंडक्टिविटी डिक्रीज होने की वजह से हमारे ग्राफ जो है वहाँ पर जो लाइन है वो उसकी स्लोप नेगेटिव आएगी। कंडक्टिविटी डिक्रीज होने की मेन वजह जैसा कि हमने पहले स्टडी किया वो H प्लस आयंस की अमाउंट का कम होना है, क्योंकि यही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं सोल्यूशन के कंडक्टेंस में और अगर इनकी अमाउंट कम होगी तो ओवरऑल सोल्यूशन की कंडक्टिविटी भी कम होगी। H प्लस आयंस कंबाइन होते हैं OH माइनस आयंस के साथ और वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे और रिमेनिंग हमारे पास ये दो आयंस बचते हैं जो कि NH4 प्लस और Cl माइनस आयंस हैं। NH4 प्लस की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं होती कंडक्टिविटी में, तो इसी वजह से ओवरऑल कंडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू होती है। एंड पॉइंट के बाद या इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद हम देखते हैं कि NH4OH की अगर हम फर्दर अमाउंट को ऐड करेंगे तो कोई एप्रिशिएबल चेंज कंडक्टेंस में नहीं होता। इसकी वजह यह है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। वीक बेस होने की वजह से ये बहुत ही कम आयोनाइज होगा और अगर इसकी आयोनाइजेशन कैपेसिटी कम है इट मीन्स कि OH माइनस आयंस जो कि बाज़ या मोस्टली एंड पॉइंट के बाद ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कंडक्टिविटी में, उनकी अमाउंट कम होगी।
तो अगर ये OH माइनस आइंस को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा या सोल्यूशन के अंदर नहीं देगा तो हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व इज द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि दोनों पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगे वो हमारा एंड पॉइंट है। ग्राफिकली अगर हम देखें कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ अल्कली के ग्राफ में, तो एट स्टार्ट हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, जिसकी मेन वजह H+ आयंस की अमाउंट का कम होना है। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद हमारी कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है और इसमें चेंज नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि हमारी इसके बाद जो आयंस की तादाद है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही, जिसकी मेन वजह हमारी वीक बेस की कम आयोनाइजेशन है। तो हम एक ऐसा पॉइंट स्टडी करते हैं कि जहाँ पर पहले कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही हो, तो जिस पॉइंट के बाद वो डिक्रीज़ होना बंद हो जाए तो एक्चुअली वो पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है और वही पॉइंट हमारा एंड पॉइंट है ऑफ टाइट्रेशन है, जो कि शो करता है कि तमाम H+ के आयंस या एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है बेस के साथ। Another case of conductometer titration is the weak acid against weak base। वीक एसिड हम जैसा कि हम एसिटिक एसिड के एग्जांपल को स्टडी कर चुके हैं और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। स्टार्ट के ऊपर दोनों एसिड और बेस वो पार्शली आयनाइज होते हैं, तो इनिशियल कंडक्टेंस हमारे पास बहुत ही लो होती है। जब टाइट्रेशन प्रोसीड होती है तो एसिटिक एसिड रिएक्ट करना शुरू करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ये अमोनियम एसिटेट को देगा, और बेसिकली ये हमारे पास दो अमोनियम एसिटेट की आयंस हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्योंकि अमोनियम एसिटेट कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है आयंस के अंदर, तो कंडक्टिविटी स्टार्ट के ऊपर ही इंक्रीज होना शुरू होती है, क्योंकि दोनों के रिएक्शंस के साथ ही हमारे पास हमें दो स्ट्रॉन्ग आयंस मिलना शुरू होते हैं और इसकी कंप्लीट आयनाइजेशन की वजह से इसकी आयंस की तादाद ज़्यादा होगी, और जब इसकी आयंस की तादाद ज़्यादा होगी तो हमारी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होना शुरू होती है। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद ज़्यादा बेस को डालने से हमारे कंडक्टेंस के अंदर के बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों वीकली आयनाइज हैं और साल्ट जो है वो पहले ही फॉर्म हो चुका था। तो हमारा तो बेसिकली ट्रेंड है वीक एसिड और वीक बेस का, वो कुछ इस तरह से आता है कि स्टार्ट में कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और इसके बाद एंड पॉइंट के बाद वो कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट स्टिल हो जाती है। तो एंड पॉइंट को मेजर करने के लिए हम पहले राइज देखते हैं, तो जिस पॉइंट के ऊपर वो कंडक्टिविटी इंक्रीज होना बंद हो जाए तो वही पॉइंट एक्चुअली हमारा एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन होता है। अब हम एक डिफरेंट काइंड ऑफ टाइट्रेशन के साथ प्रोसीड करेंगे, जो कि एक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। मिसाल के तौर पर सिल्वर नाइट्रेट, उसको हम टाइट्रेट करेंगे पोटाशियम क्लोराइड के साथ। इस टाइट्रेशन में रिएक्शन एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जो कि सिल्वर क्लोराइड का होता है, और सिल्वर क्लोराइड एक सॉलिड है और एक इनसॉल्युबल सॉलिड है जो कि सोल्यूशन में सेटल आउट हो जाता है। अगर हम रिएक्शन को देखें तो AgNO3 जो कि सिल्वर नाइट्रेट है वो रिएक्शन करेगा पोटाशियम क्लोराइड के साथ और ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा जो कि AgCl है, और सॉलिड होने की वजह से ये नीचे बैठ जाएगा। अब जैसे कि हम देखते हैं कि सिल्वर का आयन और पोटाशियम का आयन ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग आयन्स हैं और इनकी आयनिक मोबिलिटी तकरीबन एक दूसरे के सेम होती है। इट मीन्स कि सोल्यूशन में इनके मूव करने का रेट तकरीबन बराबर होता है। इसी इनके रेट बराबर होने की वजह से जो सोल्यूशन की कंडक्टेंस है वो टाइट्रेंट के ऐड करने के बाद भी तकरीबन सेम रहती है, क्योंकि दोनों की अगरचा वो रिप्लेस हो रहे हैं लेकिन दोनों के मूव करने की स्पीड तकरीबन सेम है और इनकी सिमिलर कंडक्टिविटी ही रहेगी। और ऐसा इक्विवेलेंस पॉइंट तक होता है, हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होती। लेकिन जब तमाम सिल्वर के आयंस रिप्लेस हो जाते हैं या प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो फर्दर एडिशन ऑफ KCl वो दो आयंस को ज़्यादा देगी जो कि क्लोराइड आयंस हैं और K+ आयंस हैं। दोनों आयंस फास्ट मूविंग आयंस हैं, K+ आयंस भी और क्लोराइड आयंस भी। क्योंकि ये फास्ट मूविंग आयंस हैं और इनकी तादाद हमारे सोल्यूशन में ज़्यादा हो रही है, तो इनकी अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से हमें इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद एक शार्प इंक्रीज देखने को मिलता है कंडक्टिविटी में। तो कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ में हमें
पहले एक फ्लैट लाइन देखने को मिलती है। इट मीन्स कि एट स्टार्ट KCl की अमाउंट के ऐड करने के बाद हमारी कंडक्टिविटी में को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा। फिर उसके बाद एक ख़ास पॉइंट के बाद एक शार्प इंक्रीज़ होता है और एक ऐसी लाइन अचीव होती है जिसकी स्लोप बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली हम दो लाइंस के इंटरसेक्शन के ऊपर हम देखते हैं कि वो दो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट होंगी वो हमारा कंडक्टेंस पॉइंट है या इक्विवेलेंस पॉइंट है। तो बेसिकली हम कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं कि जिस पॉइंट के ऊपर वो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होना शुरू हो और इसमें बहुत शार्प इंक्रीज़ हो, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एंड पॉइंट होगा और वही हमारा वॉल्यूम ऑफ KCl है जो कि तमाम AgNO3 को न्यूट्रलाइज कर देगा। इन एग्जाम्पल्स को स्टडी करने के बाद अब हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के कुछ एडवांटेजेस को भी स्टडी करेंगे। फर्स्ट एडवांटेज इज़ दैट के ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन इज़ नीडेड। तो ऐसी इन टाइट्रेशन में हमें एक सोल्यूशन की बहुत ही कम अमाउंट हम बहुत ही कम अमाउंट के साथ जो टाइट्रेशन है वो कर सकते हैं। और ये मेथड ख़ास तौर पर हेल्पफुल है कि जब हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ सोल्यूशन हो या सोल्यूशन हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। तो ये इसका पहला एडवांटेज है कि हमें बहुत ही कम अमाउंट के साथ ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर सकते हैं। अब चूँकि हम एंड पॉइंट को ग्राफिकली मेजर करते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स जैसे कि कलर चेंज या सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन उनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती और हमें कोई विजुअल या कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए या कोई स्पेशल विजुअल प्रिकॉशन नहीं चाहिए ये देखने के लिए कि एंड पॉइंट क्या होता है। जैसा कि हम फिनाफ्थलीन वगैरह के केस में देखते हैं कि हमें उसके कलर को मेजर करना पड़ता है या कलर को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम कलर को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं और हम उसकी कंडक्टेंस को ही मेजर करते हैं और ये ग्राफिकल मेथड बहुत ही आसान मेथड है। एक अनदर मेजर बेनिफिट वो ये है कि इसमें केमिकल इंडिकेटर्स रिक्वायर नहीं होते। केमिकल इंडिकेटर रिक्वायर ना होने की वजह से हम जो कलर्ड लिक्विड हैं जो कि जिनका कलर पहले से ही कोई ना कोई कलर हो या जो गंदे सोल्यूशन है जिनमें विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ना हो, तो हम इन दोनों सोल्यूशंस में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस को कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इंडिकेटर यूज़ नहीं हो रहा तो कलर का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम सिंपली कंडक्टेंस को मेजर करते हैं और जहाँ पर कंडक्टेंस में चेंज आए तो वही हमारा एंड पॉइंट होता है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो वीक एसिड को एनालाइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये वीक एसिड हो सकते हैं या ये वीक बेसिस हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेथड है वो एक्यूरेसी के साथ स्ट्रगल कर सकते हैं, मतलब कि जो इंडिकेटर्स वगैरह जिसमें हम यूज़ करते हैं तो वो इनएक्यूरेट रिजल्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वीक एसिड के बाद को अगर हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ज़रिए मेजर करें तो हमारी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। मोरओवर हम इन टाइट्रेशंस को एसिड के मिक्सचर के ऊपर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में और दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन टाइट्रेशंस में इजीली अप्लाई कर सकते हैं और ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। लास्टली हम देखते हैं कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्योंकि रिलाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो इसी की वजह से इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं और एक्यूरेट रिज़ल्ट्स होते हैं। अगर इनको कंपेयर करें क्लासिकल टाइट्रेशन के टेक्निक के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा एक एफिशिएंट मेथड होता है। तो ये वाले इन एडवांटेजेस की वजह से हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को बाज़ वक़्त प्रेफर करते हैं दूसरी टाइट्रेशन के ऊपर जिसमें हम कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इन एडवांटेजेस को स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस भी होती हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट कि अगर हमारे सोल्यूशन में साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो तो ये हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देता, क्योंकि जो साल्ट है वो इंटरफेयर कर सकते हैं मेजरमेंट के अंदर। इसकी मेन वजह ये है कि अगर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो भी एक्स्ट्रा आइंस को सोल्यूशन के अंदर प्रोवाइड करेगा और एक्स्ट्रा आइन प्रोवाइड करने की वजह से हम जिस टाइट्रेशन या जिन आइंस को मेजर कर रहे हैं उन आइंस के अलावा कुछ और आइंस भी मौजूद होंगे और इन आइंस की वजह से ये जो टाइट्रेशन के रिएक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग साल्ट की वजह से हमारे जो रीडिंग्स हैं वो इनएक्यूरेट हो सकती हैं। सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट
अदर देन द स्पीशीज टू बी एनालाइज्ड विल नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट। जैसा कि हम देखते हैं कि हम किसी एक स्पीशी को एनालाइज कर रहे हैं और इसकी टाइट्रेशन के रिजल्ट को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर इस मेन स्पीशी के अलावा कोई दूसरी इलेक्ट्रोलाइट भी वहाँ पर मौजूद है जो कि सोल्यूशन के अंदर अपने आइंस को प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हमारी एक्यूरेसी कम हो जाती है, क्योंकि अब ये वहाँ पर एक मेन स्पीशी के अलावा कोई दूसरे आइंस भी मौजूद हैं और दो आइंस होने की वजह से हमारी टाइट्रेशन का रिज़ल्ट या जो हमारा एंड पॉइंट है वो करेक्ट नहीं होगा और हम एंड पॉइंट को पिन पॉइंट नहीं कर सकते एक्यूरेटली। लिमिटेड यूज़ फॉर द रिडॉक्स टाइट्रेशन। एक और इसकी लिमिटेशन ये है कि हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस को रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि रिडॉक्स रिएक्शन मोस्टली उनमें आयनिक मोबिलिटी या कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, और अगर इनकी आयनिक मोबिलिटी चेंज नहीं होती तो उनकी कंडक्टेंस भी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती। अब चूँकि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में हम कंडक्टेंस में चेंज देखते हैं, तो अगर कंडक्टेंस में चेंज ही नहीं आ रहा तो हमें उसकी वैल्यू को फाइंड करना या एंड पॉइंट को फाइंड करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। लास्टली हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस की कुछ एप्लीकेशन को देखेंगे और हम देखेंगे कि ये किस तरह से प्रैक्टिकल यूज़फुलनेस में अपना किरदार अदा करती हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट कि ये हमारी वाटर में पोल्यूशन को कंट्रोल करती हैं या मॉनिटर कर सकती हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वो पानी के अंदर डिफरेंट आयनिक पोल्यूटेंट्स को उनके प्रेजेंस को डिटेक्ट करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक एसिड्स की बेसिसिटी को डिटरमिन करने में भी हमारी हेल्प करती हैं, जो कि हमारे फील्ड्स जैसा कि फार्मास्यूटिकल या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो जो मेजर एप्लीकेशन है वो ये वाटर के पोल्यूशन को डिटेक्ट करते हैं और ऑर्गेनिक एसिड की बेसिसिटी को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दैट कि पानी के अंदर जो ड्यूटेरियम आयन है उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड एनालिसिस होता है जो कि कुछ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में बहुत ही ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि हम इसकी वजह से पानी के अंदर जो दूसरे आयन्स हैं, ख़ासतौर पर ड्यूटेरियम आयन, हम उनकी परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस ये जो ऐसे साल्ट जो बहुत ही ज़्यादा कम सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, हम उनको भी डिटरमिन कर सकते हैं। अब इनकी स्पेरिंगली सोल्यूबल होने की वजह से हम आमतौर पर इनकी सोल्यूबिलिटी को फाइंड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की वजह से करते हैं, क्योंकि अगरचा ये जो साल्ट्स हैं ये कम सोल्यूबल हैं, लेकिन इनकी आयोनाइजेशन 100% होती है और इसी की वजह से हम कंडक्टेंस में चेंज के साथ ही इनकी सोल्यूबिलिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कि ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कुछ कंपाउंड्स के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम इनको अप्लाई करते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन उनके क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें प्रिसाइज मेजरमेंट देते हैं और हमें ये बताते हैं कि उनकी आयन की कंसंट्रेशन क्या है, और ये हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ की दे देते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस पानी की अल्कलिनिटी को भी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि पानी की कैपेसिटी कितनी है एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने में। जितनी पानी की अल्कलिनिटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वे एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फाइनली ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के साथ हम पानी की सैलिनिटी को भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि पानी के क्वालिटी कंट्रोल और मेराइन स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा अहमियत की अमल है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। शुक्रिया।